हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हब में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का चैप्टर 3 पहली बूंद का अभ्यास। चलिए देखते हैं पाठ का अभ्यास। पाठ से, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है और उनके सामने तारा बनाइए। पहला है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नवजीवन से अभिप्राय नए नए अंकुर फूटने से है। जब बरसात की पहली बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी से नए नए अंकुर उदय होते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर है अंकुर। दूसरा, नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इस वाक्य में काली पुतली क्या है? नीले नैन आकाश को कहा गया है और उसमें काली पुतली जल को धारण करने वाले बादलों से इसका अभिप्राय है, तो इसमें जलधर जो है बादल हैं जो काली पुतली के समान हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। आगे है, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिने ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, उनका मिलान कीजिए। पहला वाक्य है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ पर उड़ता सागर किसे कहा गया है? तो उड़ता सागर बादल के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। यहाँ पर बजा नगाड़े से अभिप्राय मेघ की गर्जना से है। जो बादलों की जो आवाज़ है, जो बिजली चमक रही है, उससे अभिप्राय है कि वो नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं। आगे है, नीले नैनों सा ये अंबर। अंबर अर्थात आकाश, जो नीले नैनों जैसा है, यहाँ पर इसका अभिप्राय आकाश से है। और उसके बाद, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। हरी दूब के लिए रोमावली शब्द का प्रयोग किया गया है, जो रोएं जैसी कोमल है, तो यहाँ पर रोमावली शब्द हरिदूब के लिए आया है। आगे, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका ये अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जिसमें से पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और दूसरा है, नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो चलिए देखते हैं इनका क्या अर्थ है। पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बादल समुद्र से पानी लेकर उड़ते हुए आकाश में छाए हुए हैं और बिजली की चमक से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये बादल स्वर्णिम पंखों के साथ उड़ रहे हैं। बिजली कड़कने से ऐसा लगता है कि नगाड़ों की आवाज़ से धरती को नई ऊर्जा और जवानी को जगा रहे हैं। आगे देखते हैं, नीले नैनों सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। यहाँ पर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश की तुलना नीले नैनों से अर्थात आँखों से की है और बादलों की तुलना काली पुतलियों से की है, जिसका अर्थ है नीली आँखों रूपी आकाश में काली पुतली रूपी बादल करुणा से पिघलकर बारिश के रूप में अपने आंसुओं से धरती की पुरानी प्यास को बुझा रहे हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। और दूसरा है, कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। चलिए देखते हैं, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। तो बारिश की पहली बूंद से धरती पर नवजीवन का संचार होता है। सूखी हुई धरती में अंकुर फूट पड़ते हैं, हरी घास उगने लगती है और धरती की प्यास बुझ जाती है, जिससे धरती फिर से सस्य श्यामला हो जाती है। कविता में आकाश और बादलों को
किन के समान बताया गया है? तो इसका उत्तर है कविता में आकाश को नीले नैनों के समान और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने शब्द का अर्थ है पौधे का अंकुरन, और फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्य में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो चलिए देखते हैं इसको। शब्द एक अर्थ अनेक। फूट शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग। पहला, फूट डालने के अर्थ में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसके बाद दूसरा, फूट जाना, फूटना। जब घड़ा फूटा तो सारा पानी बिखर गया। उसके बाद अंकुर फूटना, बारिश होते ही धरती से अंकुर फूट पड़े। आगे है फूट फूट कर रोना, वह फूट फूट कर रोने लगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल और समुद्र दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। तो आइए हम धर से मिलकर बने हुए कुछ शब्द देखते हैं। जलधर, जल को धारण करने वाला। गिरिधर, गिरि को यानी पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। भूधर, भूमि को धारण करने वाला पर्वत। आगे है शब्द पहेली। नीचे दिए गए इस शब्द जाल में, जो ये शब्द जाल दिया हुआ है, इस शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस शब्द जाल में से हमें ढूंढना है। जैसे पहला प्रश्न है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, जिसका उत्तर आएगा नगाड़ा। दूसरा है, आंख के लिए एक शब्द, जिसका उत्तर आएगा नयन। उसके बाद जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास यानी कि दूब। उसके आगे आंसू का पर्यायवाची शब्द अश्रु, और आसमान का समानार्थक शब्द, आसमान का समानार्थक शब्द अंबर। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र नगाड़ा। दूसरा, आंख के लिए एक शब्द का प्रयोग नयन। जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास दूब। आंसू का समानार्थी अश्रु और आसमान का समानार्थी अंबर। आगे है पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। और दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बतलाइए। इसका आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो बारिश आने पर मुझे एक नई ताजगी और सुकून महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति जीवंत हो उठी हो। बारिश की बूंदों की आवाज़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे बहुत भाती है। अगला है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बतलाइए। तो मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इस ऋतु के आगमन पर सर्दी कम हो जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं, उन पर मंजरी आ जाती है और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अतः राग रंग और उत्सव की ऋतु है। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक
गर्मी, सर्दी या बारिश में से जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर मैं बारिश के मौसम का वर्णन कर रहा हूँ। मैंने अत्यधिक बारिश के कारण हुए बाढ़ के हालात देखे हैं। बाढ़ के दौरान सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में या आवाजाही में बहुत दिक्कत हुई। कई घरों में पानी घुस गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। इस कुछ इलाकों में राहत कार्य भी चलाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। सृजन, यहाँ पर एक पौधा दिया हुआ है जिसके बारे में आपको नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और कोई ऐसा नाम देना है जो इस चित्र के आधार पर सटीक बैठता हो। इस चित्र में एक अकेला पौधा रेगिस्तानी इलाके में उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर मैंने इसे मरुपुष्पा नाम देना चाहूँगा, जिसका अर्थ है मरुस्थल में खिली एक नन्ही कली। यह नाम इस पौधे को विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। इन्हें भी देखिए। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, ढपली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों में के अवसरों पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है। इसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। आगे है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और अपने समूह में चर्चा करें। तो आपको बताना है कि आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ उत्सवों में ढोल, नगाड़ा, बांसुरी और मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों की धुनों पर लोग नृत्य करते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। तो देखते हैं कविता। तो यहाँ पर मैंने एक इंद्रधनुष बनाया है और एक छोटी सी कविता लिखी है, जिसका मैंने शीर्षक रखा है रंगों की मुस्कान। क्या नाम है? रंगों की मुस्कान। तो चलिए कविता देखते हैं। आसमान में छाया रंग, 7 रंगों का प्यारा संग, बारिश बाद जो मुस्काए, हर दिल को जो भाए। आइए आगे देखते हैं झरोखे से एक बूंद, जो केवल मौखिक उच्चारण के लिए है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यों बढ़ी। तो ये जो कविता है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध के द्वारा लिखी गई कविता है। इनके कवि उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियो को आगे और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।